Hello friends, welcome to my YouTube channel and today's topic is homeostasis. Homeostasis क्या होता है? Homeostasis is a self-sustaining mechanism. Self-sustaining mechanism. होम्योस्टेसिस जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म है. किस चीज का? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का. सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म टू क्या करते हैं? टू कंट्रोल और मेंटेन stable internal environment. होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस जो है सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. किस चीज का? टू कंट्रोल या फिर टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट. हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ, ह्यूमन बॉडी में एक पर्टिकुलर अपना अलग इन्वायरमेंट होता है. उस इन्वायरमेंट को ठीक हमारे बॉडी में खुद एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस का नाम है होम्योस्टेसिस. वो क्या करता है? एक पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट है उसी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी होती है. मान लो कोई डिस्ट्रप्शन आया तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस डिस्ट्रप्शन से हटके अपने शरीर को बचाने के लिए क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म करता है. अब होम्योस्टेसिस को हम आगे पढ़ने से पहले क्या करेंगे कि इसको समझेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है, क्यों जरूरी है. सबसे पहले आते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है, कैसे. उसको हम एक ऐसा इमेजिन करो, एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू पढ़ते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है. ठीक, मान लो कि कोई लड़का है, उसका नाम है अभिषेक. ठीक, वो 2-3 फ्रेंड का ग्रुप है और अभिषेक का क्या हुआ कि उसने कोई क्लास में वो टॉप कर गया, उसके अच्छे मार्क्स आ गए. तो उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला कि भाई पार्टी कर, हमें समोसा की पार्टी चाहिए. तो अभिषेक क्या कर रहा है? बहुत अच्छे से बोला कि ठीक है आप सब यहाँ वेट करो. अपने दोस्तों को बोला कि ठीक है आप सब यहाँ वेट करो, मैं समोसा लेकर आता हूँ. अब अभिषेक बहुत खुश है, मजे में जा रहा है. समोसे की दुकान पे वो गया और समोसे की जब दुकान पे जाता है वहां से समोसा उसने ले आया. लेकर अभी आ ही रहा था तब तक रास्ते में क्या उसको मिला बुलडॉग. अब उसके पीछे बुलडॉग पड़ा था. अब अभिषेक को पता है ठीक कि अगर वो समोसे लेके बहुत आराम से जा रहा है तो पार्टी अब अभिषेक नहीं करेगा, पार्टी अब वो बुलडॉग का होगा. तो बुलडॉग को देखते ही अभिषेक का पहला रिएक्शन क्या होगा? बुलडॉग देखा, मान लो अभिषेक को बहुत डर लगता है बुलडॉग से, और बुलडॉग की खासियत आपको पता ही है. अब वो जो बुलडॉग को देखेगा तो अभिषेक इतनी स्पीड में भागेगा क्योंकि उसको पार्टी अपने दोस्तों को देनी थी. अब वो पार्टी बाद में रहेगा सही से तभी वो देगा. अब वो क्या करेगा? बहुत ही स्पीड में भाग रहा है. अब वो भाग रहा है. अब स्पीड में भागने के बाद बहुत टाइम के बाद क्या होगा कि उसका जो अभिषेक है उसका पीछा छूट गया बुलडॉग से. तो अब देखा अभिषेक कि अब बुलडॉग जो है वो उसके पीछे नहीं आ रहा है. तो अभिषेक क्या किया? किसी एक जगह बैठ गया. बैठ के अब अभिषेक की बॉडी में चेंजेस क्या आए हैं? पहले जब अभिषेक समोसा लेने जा रहा था तब उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट वो सब क्या थे? नॉर्मल थे. लेकिन जब वो बुलडॉग को देखा तब देखकर क्या हुआ? वो डर के वो भागा. भागने से उसकी जो हार्ट बीट है वो, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई? बढ़ गई. ठीक, उसका जो रेस्पिरेशन है वो क्या हुआ? वो भी बढ़ गया, वो हाँफ रहा है. और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हुआ? वो भी इंक्रीज हो गया. एक पर्टिकुलर रेंज होता है. ठीक, उस रेंज पे हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है. अब उसके जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया है? वो बिगड़ गया है. अब सोचने वाली बात है, ठीक, ध्यान से सोचो. क्या अभिषेक कंटिन्यू उसका जो हार्ट बीट है अगर बढ़ता ही रहे तो क्या वो नॉर्मल रह पाएगा? सोचो, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हार्ट बीट बढ़ता ही रहे तो क्या वो रह पाएगा? बीपी बढ़ रही है. और दूसरी बात ये सोचो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उसने एक मेडिसिन नहीं ली. ऐसा नहीं है कि अभिषेक के दोस्त लोग आए और उसको बोले कि भाई तेरी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ी हुई है, ये ले मेडिसिन ले ले. मेडिसिन भी नहीं ली. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी जो बॉडी जो प्रेशर थी, जो ब्लड प्रेशर था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, हार्ट बीट नॉर्मल हो गई. ये कैसे हुआ? ये जो हार्ट बीट
पहले डिस्ट्रप्शन से हाई हुई थी, फिर नॉर्मल पे आ गई, वो किसके थ्रू हुआ? वो हुआ होम्योस्टेसिस से। अगर ये होम्योस्टेसिस नहीं होता तो हो सकता था कि उसकी ब्लड प्रेशर है वो इतनी हाई हो जाती कि उससे क्या होता, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर्ड हो जाते हैं, हार्ट बीट बहुत ज्यादा एक्सेसिव कर रहा है, टैकीकार्डिया हो गया, और हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसको मेडिसिन भी नहीं देनी पड़ी, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो अपने आप को पूरी तरह बचाने की कोशिश करती है, लास्ट तक लड़ती है। और बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो है, जिसके थ्रू अभिषेक नॉर्मल हुआ, वो है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है? आई थिंक आप समझ गए। होम्योस्टेसिस सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म है जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है? स्टेबल रखता है। अब होम्योस्टेसिस को जो डिस्टर्ब करते हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? होम्योस्टेसिस को जो डिस्टर्ब करते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब स्ट्रेस, किसी चीज का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ गया, आप क्या हुए? डर गए, ठीक। और एक्सटर्नल लाइक कोल्ड, जो आपको इन्वायरमेंट से आ रहा है। जैसे कि खुद सोचो, जो डॉग था, मैंने आपको डॉग का एग्जांपल इसलिए, डॉग क्या है? वो एक्सटर्नल है, ठीक, एक्सटर्नल स्टिमुलस है। लेकिन डॉग को देख के अभिषेक को स्ट्रेस हुआ, उसका लगा कि ये जो डॉग है वो मुझे काट लेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ? अभिषेक बहुत तेज भागा, ठीक। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कोल्ड हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक, ऑक्सीजन हो गए, और इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया, किसमें आप डर गए। तो एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर, ये दो फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? हमारे जो नॉर्मल, जो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस है उसको डिस्टर्ब करते हैं। अब ये जो एक चीज याद रखना है, जो ये होम्योस्टेसिस है ये डायनामिक इन नेचर होता है, स्टैटिक इन नेचर नहीं होता है। इट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज डायनामिक इन नेचर। जब कोई भी स्टिमुलस आती है, कोई भी स्टिमुलाई आती है, तो ये क्या होते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक, और उसके बाद खुद फिर चेंजेस हो जाते हैं। तो डायनामिक हो गया नेचर। अब कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर होम्योस्टेसिस है, मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पे डिस्ट्रप्शन हो रही है, दैट लीड्स टू डिजीज, डिसऑर्डर। अगर बहुत टाइम तक आपका होम्योस्टेसिस के जो डिस्ट्रप्शन है मेंटेन नहीं होंगे, तो लीड टू डेथ तक हो सकती हैं, ठीक है। अब जो इसको कंट्रोल कौन करता है? होम्योस्टेसिस जो है हमारे, आपको पता है कि हम ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, हर ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं? बॉडी को अलग अलग उनका काम है, और कहीं ना कहीं बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, उसको ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए जो मेन है, दो ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। कभी कभी ये दोनों सिस्टम अकेले काम करते हैं, आइदर नर्वस सिस्टम वर्क करता है और एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है, या फिर कुछ कंडीशंस में ये दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों साथ में वर्क करते हैं, ठीक। अब ये कंट्रोल कैसे होता है? होम्योस्टेसिस कंट्रोल कैसे हुआ? जैसे अभिषेक का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई थी, वो नॉर्मल कैसे हो गई? हमें कोई मेडिसिन क्यों नहीं देना पड़ा? वो कैसे हो गया? अब जो होम्योस्टेसिस है, ठीक, वो कंट्रोल होता है बाय टू मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक
मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? अगर कोई स्टिमुलस आया, ठीक, कोई स्टिमुलस आया, जो स्टिमुलस ने जो चेंजेस किए हैं, अगर हमारी बॉडी, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये अगर इन रिस्पॉन्स उस स्टिमुलस के अगेंस्ट वर्क करें, तो वो जो मेंटेन होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। जैसे कि अभिषेक के केस में क्या था, डॉग आया, मतलब कि स्टिमुलस आया, स्टिमुलस से क्या हो गया था, स्टिमुलस ने क्या किया था, बॉडी में क्या चेंजेस किए थे, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को हाई कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो हार्ट बीट क्या हुई, पहले जो हाई थी वो लो हुई, जो ब्लड प्रेशर हाई था वो क्या हुआ, लो हुआ। मतलब उसकी जो बॉडी है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इन्होंने क्या किया, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट काम किया, उल्टा काम किया। तो वो किस फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल हुआ, वो हुआ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल। अब अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, अगर जो स्टिमुलस आ रहा है, ठीक, उस स्टिमुलस के को हमारी बॉडी क्या करे, हमारे उसके साथ काम करे। मान लो कोई चीज अगर आ रहा है, अगर मान लो, ठीक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, जो स्टिमुलस आया है स्टिमुलस के अगेंस्ट ना करके स्टिमुलस के ही को, जो स्टिमुलस आया उसी को क्या करे, इनहेंस कर दे, तो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे कि जो प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी में मान लो ये क्या है, ये एक न्यूबॉर्न, अभी बेबी जो प्लेजेंटा के अंदर जो बेबी होता है, अब क्या है, ये यूट्रस है, ठीक, और इसके अंदर जो बेबी है मैच्योर हो गया है, अब इसकी डिलीवरी का टाइम है। तो ये क्या करेगा, ये जो बेबी है इस वॉल पे, ठीक, ये जो सर्विक्स की वॉल है, इस पे वो क्या करेगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पेन होगा। तो ये क्या है, स्टिमुलस है। अब ये स्टिमुलस जाएगा हमारी बॉडी के जो होम्योस्टेसिस को, जो सिस्टम दोनों कंट्रोल करते हैं, उसके पास। तो नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि प्रेगनेंसी का जो है डिलीवरी का टाइम हो चुका है, तो वो क्या करता है, वो स्ट्रेचिंग को और बढ़ा देता है। वो यूट्रस की, जो यूट्रस है, और यूट्रस के क्या करता है, वजाइनल वॉल को वो और ओपनिंग कर देता है। तो पहले पेन हो रही थी, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, तो जो स्टिमुलस आया था उसी के उस चीज को और इनहेंस हो गया। मतलब वो किस चीज से कंट्रोल हुआ, वो हुआ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू।